नमस्कार। आज हम लोग बायोसाइकोलॉजी का जो विषय जिस पर कि हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, बायोसाइकोलॉजी को अब हम लोग 3 नए विषयों के साथ में जोड़कर समझने की चेष्टा करेंगे। हम लोगों ने देखा है कि ये बायोसाइकोलॉजी जो विषय है, ये एक बहुत ही गूढ़ और गहन विषय है। इसलिए इसको ठीक से समझने के लिए अलग अलग अंगों को ठीक से समझना भी जरूरी है। इस बार हम लोग बायोसाइकोलॉजी को हार्मोन्स और हार्मोन्स से पैदा होने वाले जो बिहेवियरल चेंजेज हैं, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है जन्म के साथ, जन्म और जन्म के पहले से जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है, उस समय से लेकर अंत तक किस प्रकार हमारे शरीर रचना को ये हार्मोन्स प्रभावित करते हैं, हमारे मन को प्रभावित करते हैं और हमारे मन के माध्यम से जो हमारा व्यवहार प्रकट होता है समाज में लोगों के साथ, वो किस प्रकार बदलता है। और साथ ही हमारा जो परिवेश है, जहाँ हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, तो परिवेश का अर्थ केवल हमारे आसपास का वातावरण नहीं, हमारा परिवार नहीं, उससे भी अधिक जो पुस्तक हम पढ़ते हैं, जो फिल्म हम देखते हैं, जो मीडिया के संपर्क में हम आते हैं, जो टीवी पर सीरियल्स हम देखते हैं, जो चर्चा हम लोग करते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने कजिन्स के साथ, तो उस सब का मन पर प्रभाव पड़ता है और वो मन का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तो हमने देखा कि बायोसाइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो घनिष्ठ रूप से हमारे मन और शरीर को संयुक्त कर देता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो हमारे मन में घटित हो और उसका शरीर पर प्रभाव ना पड़ता हो। और इस विषय में जो वर्तमान हमारी मेडिकल साइंस की जानकारी है, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हुए हैं, वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही आए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये बायोसाइकोलॉजी का जो हम लोगों का विज्ञान है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो विज्ञान विकसित हुआ है, वो बहुत अधिक गूढ़ है। वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत समय पहले ही, न केवल महर्षि अष्टावक्र के जमाने में, बल्कि भगवान शिव ने जब सबसे पहले इसका प्रतिपादना की, तब से ही उन बातों को जिन्हें कि वर्तमान विज्ञान, वर्तमान मेडिकल साइंस खोज रहा है, उसके संबंध में एक गूढ़ चर्चा प्रारंभ कर दी थी। और उससे अधिक जो लोग साधक थे, जो आध्यात्मिक साधना करते थे, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में साधना के अनुशीलन से ये अनुभव किया कि किस प्रकार उनकी मानसिक चिंताधारा उनके शरीर को प्रभावित करती है। और ये शरीर पर जो प्रभाव है वो हमारे चक्रों के माध्यम से होता है। हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोगों का ये जो बायोसाइकोलॉजी का विज्ञान है, जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारे जीवन के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को प्रभावित करता है। हमारे जीवन की जो सारी, हमारे जीवन की, हमारे शरीर की, हमारे मन की जो संरचनाएं हैं, वो पूर्ण रूप से एक दूसरे पर अभिन्न भाव से जुड़ी हुई हैं। किसी को किसी से अलग नहीं किया जा सकता है। और हमने देखा है कि जो हमारी वृत्तियां हैं, जो वृत्तियां हमें हमारे संस्कारों के माध्यम से एक बपौती के रूप में, इनहेरिटेंस में हमें मिली है। जो भी जीव है उसको इनहेरिटेंस में वृत्तियां मिली हैं। जब उसका जन्म हुआ तो वो जो कॉजल माइंड था, जो कारण मन था, वो अपने साथ अभुक्त संस्कारों को लेकर आया। उन्हीं अभुक्त संस्कारों के कारण हमारी वृत्तियों का भी प्रकाश होता है। तो चक्र क्या करते हैं? चक्रों के माध्यम से जो हमारे शरीर में
रीढ़ की हड्डी में हमने देखा कि रीढ़ की हड्डी में जो सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर में जो 7 चक्र हैं, वो 7 चक्र अलग अलग ढंग से पूरे शरीर की संरचना को प्रभावित करते हैं। मूलाधार चक्र से प्रारंभ करके स्वादिष्ठान चक्र हुआ, मणिपुर चक्र हुआ, अनाहत चक्र हुआ। अनाहत चक्र है हृदय ग्रंथि का चक्र, फिर विशुद्ध चक्र है कंठ का चक्र, फिर आज्ञा चक्र है ये त्रिकुटी का चक्र। उसी प्रकार सहस्रार चक्र है जो सभी शरीर की संरचना को पूर्ण रूप से संचालित करता है। यही है सब शीर्ष बिंदु हमारा जो है सहस्रार चक्र, वही सबसे प्रधान बिंदु है, वही संपूर्ण हमारे शरीर की संरचना को संतुलित रखता है और प्रभावित करता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो हम लोग आज जिन विषयों पर बात करने वाले हैं उसमें है एक हार्मोन, दूसरा हार्मोन से तज्जनित व्यवहार, जो हमारा व्यवहार प्रकट होता है, और उस व्यवहार पर हमारे परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो चक्र हैं, हमारी वृत्तियों को एक न्यूरल इम्पल्स माने एक स्नायु आवेग में, स्नायु तरंग में बदल देते हैं, और ये स्नायु तरंग हमारे हार्मोनल सीक्रेशंस को प्रभावित करता है। अल्टीमेटली ये चक्र हमारे शरीर में स्थित हैं और इनका एग्जिस्टेंस कैसा है, साइको स्पिरिचुअल है। ये डिसेक्शन में हमें मिलेंगे नहीं, लेकिन ये चक्र ही हैं जो हमारी वृत्तियों को एक न्यूरल इम्पल्स में बदल देते हैं, और न्यूरल इम्पल्स ही हमारे शरीर के ग्रंथियों के हार्मोन्स को प्रभावित करता है। उनका सीक्रेशंस जो है कम ज्यादा उसी के हिसाब से होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मन है, हमारा मन जो है वो केमिकल्स में रूपांतरित हो रहा है। शरीर के अंदर वो केमिकल्स में रूपांतरित होता है, और वो केमिकल्स हमारी शरीर संरचना को बदल देते हैं, बदल रहे हैं, लगातार बदल रहे हैं। अब हमारा जो विचार है वो संस्कार से पैदा हुआ है, संस्कार के आवेग से प्रभावित हुआ है, पैदा हुआ है, अथवा परिवेश के कारण हमारे अंदर वो विचार आया है। कैसा भी विचार वो हो, वो विचार जो है हमारे चक्र के द्वारा प्रोसेसिंग होती है उसकी, और चक्र के प्रोसेसिंग से हमारे शरीर के फंक्शंस को हम बदल देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग है ये अल्टीमेटली क्या करती है, हार्मोनल सीक्रेशंस में बदल जाती है। वो हार्मोनल सीक्रेशंस किसके, हमारे एंडोक्रीन ग्लैंड्स के और नर्व सेल्स के। तो नर्व सेल्स के माध्यम से और एंडोक्रीन ग्लैंड्स के माध्यम से जो हार्मोन्स के सीक्रेशन होते हैं वो हमारे इन्हीं थॉट्स की प्रोसेसिंग के परिणाम होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स हैं वो कई तरह की हैं और हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं, और कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो लोकलाइज्ड हैं, लोकल, जिनका फंक्शन जो है लोकल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। जैसे स्टमक, पैनक्रियाज और किडनीज को प्रभावित करने वाले जो हार्मोन्स हैं उन्हें हम लोकलाइज्ड हार्मोन्स कह सकते हैं। और जो मुख्य हमारी ग्रंथियां हैं, 3 हमारी मुख्य ग्रंथियां हैं, वो हैं पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड यहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ, और सेक्स ग्लैंड्स। ये 3 जो मुख्य ग्रंथियां हैं ये हमारे शरीर की संरचना के साथ को लगातार प्रभावित करती हैं। ये एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो हार्मोन्स हैं ये एक्चुअली हार्मोन्स जो हैं एक प्रकार के इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदलते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हमारे नर्व फाइबर को प्रभावित करता है। अच्छा, और इसीलिए इन्हें हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं
ये सब मिला जुलाकर हमारे शरीर संरचना को एक संतुलन में रखते हैं। इस संतुलन की प्रक्रिया को होमियोस्टैसिस कहते हैं। ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये संतुलन की प्रक्रिया बिगड़ जाए, तो हार्मोनल सीक्रेशंस बदल जाता है, हार्मोनल सीक्रेशंस को एडजस्ट किया जाता है, जिससे कि फिर से पूर्वावस्था, जो संतुलन की पूर्वावस्था है, वो वापस आ जाए। इससे हमें एक चीज का पता लगता है कि हमारी शरीर संस्थान के अंदर कोई सेंसिंग मैकेनिज्म भी है और कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। एक सेंसिंग मैकेनिज्म है जिससे पता लगता है कि हमारे शरीर की संस्थान में, शरीर में जो ग्लैंड्स का फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, मेटाबॉलिज्म है, वो जो सब प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं, वो सब का एक सेंसिंग मैकेनिज्म है और उसको रेगुलेट करने के लिए भी एक मैकेनिज्म है। अभी तक हमारी जानकारी ये थी कि हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सेल्फ रेगुलेटरी हैं। अभी तक हम लोग यही समझते थे, काफी समय तक यही मेडिकल साइंस का ज्ञान था। लेकिन अब धीरे धीरे हमने समझ लिया है कि ये काम जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को प्रभावित करता है ब्रेन, और ब्रेन में हाइपोथैलेमस के कारण, हाइपोथैलेमस के अंदर वो सेंसिंग मैकेनिज्म और रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। तो हमारे शरीर संस्थान में जब भी कोई परिवर्तन होता है, हार्मोनल सीक्रेशंस के बदलाहट के कारण, प्राइमरीली हमारी थॉट प्रोसेस से हार्मोनल सीक्रेशन बदलता है, और अगर हमारा शरीर संस्थान का बैलेंस बिगड़ जाता है तब हाइपोथैलेमस वो सेंस कर लेता है और तदनुकूल वो जो है परिवर्तन करके रेगुलेटरी प्रोसेस के द्वारा, डिवाइसेस के द्वारा वो हमारे शरीर संस्थान को पूर्वावस्था में लाने की चेष्टा करता है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी एक बात समझते आए हैं अभी तक मेडिकल साइंस में कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है, वही सारे संस्थान के कार्य क्रियाकलापों को नियंत्रण करने वाली है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे एंडोक्रीन ऑर्केस्ट्रा की मास्टर है। लेकिन अभी अभी हम लोग धीरे धीरे ये समझ गए हैं कि ऐसा नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंडक्टर तो जरूर है ऑर्केस्ट्रा का, जो भी परिवर्तन, जितनी भी ग्लैंड्स, सब ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर फैली हुई हैं, उन सबके हार्मोनल सीक्रेशंस को प्रभावित करता है। उस सारे शरीर की संस्थान के नर्व एंडिंग से निकलने वाले हार्मोन्स हों या ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हों, न्यूरोट्रांसमीटर्स हों, सबको ये प्रभावित करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोगों ने ये अब जाना है, जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, कि हाइपोथैलेमस जो है वो म्यूजिक का कंपोजर है। इस ऑर्केस्ट्रा में जो म्यूजिक बजता है, मतलब इस शरीर संस्थान के अंदर ग्रंथियों में जो हार्मोनल सीक्रेशंस का परिवर्तन कम ज़्यादा होता है, ऑप्टिमम होता है, वो सब काम जो है, वो म्यूजिक जो है हाइपोथैलेमस कंपोज करता है। और जो लय ताल है, जो लय ताल है, सुर है, तान है, वो हमारे संस्कार और प्रोपेंसिटीज, हमारी उद्वृत्तियों के द्वारा, हमारे मन के द्वारा वो प्रभावित होते हैं। तो लय ताल सुर तान का प्रभाव जैसे जैसे हमारी वृत्तियों के माध्यम से, हमारे मन से, हमारे संस्कार के द्वारा प्रेषित होकर वो आगे हमें प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार हाइपोथैलेमस के माध्यम से वो पूरा काम होता है। और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका मास्टर कंडक्टर की तरह से उस पूरी शरीर की संरचना में फैले हुए ग्रंथि समूह को प्रभावित करता है। अब ये हमारा हार्मोन्स हैं, ये तो हमारे शरीर, हमने देख लिया कि हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। हमारा जीवन उनके बगैर सस्टेन नहीं हो सकता है, इन हार्मोन्स के कारण ही हमारा जीवन है। धीरे धीरे करके हमारे मेडिकल साइंस ने ये बात समझ लिया है कि हमारे शरीर पर इन हार्मोन्स का प्रभाव पड़ता है।
लेकिन जो मन पर प्रभाव है वो अभी तक हमारी वैज्ञानिक दृष्टि, हमारी तथाकथित मेडिकल साइंसेस में ठीक से नहीं आया है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो साधक हैं उन्होंने, वो एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो प्रैक्टिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि किस प्रकार उनका मन संस्कारों के प्रभाव से वृत्तियों की अभिव्यक्ति करता है, और ये वृत्तियां ही चक्रों के माध्यम से एक न्यूरल इंपल्स क्रिएट करके ग्रंथि समूह के हार्मोन्स को नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब जब बच्चे का जन्म से हम लोग देखते हैं कि जैसे सबसे पहले जब माँ के गर्भ में बच्चा आया तो जो भ्रूण होता है, जब वो 6-7 सप्ताह का हो जाता है तब उसके अंदर ब्रेन डेवलप करने लगता है, और सबसे पहले जिस ग्रंथि का डेवलपमेंट होता है वो है सेक्स ग्लैंड। क्योंकि जब ब्रेन डेवलप हो रहा है तो उसमें मेल फीमेल स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स हैं उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। तो वो ब्लूप्रिंट तैयार होता है इसी के द्वारा। ये हमारी सेक्स ग्लैंड है वो निर्धारित करती है कि ये बच्चा जो है, जो भ्रूण है वो मेल है, नर है या मादा है। अच्छा, और ये प्रिमिटिव ब्रेन जो है धीरे धीरे करके विभाजित हो जाता है। फिर उस प्रिमिटिव ब्रेन के अंदर मेल फीमेल के डिवीजन के साथ में, और उसका एक रूपांतरण अंदर में हो जाता है। ये जो अर्ली स्टेज में ही डिवीजन हो जाता है, तो हम लोगों ने देखा कि आगे चलकर जो डेवलपमेंट है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है आगे चलकर और तेजी से, वो 20-22 वीक्स के बाद में, सप्ताहों के बाद में, जब भ्रूण 24 सप्ताह 22 सप्ताह का हो जाता है तो उसके और डेवलपमेंट होते हैं। एक बात और देखते हैं कि 3 चीजें मुख्य रूप से हमारे शरीर में क्रिटिकल जो स्टेजेस होती हैं हमारे भ्रूण के साथ हमारे जीवन में 3 क्रिटिकल स्टेजेस को हम लोग देखते हैं। पहली क्रिटिकल स्टेज होती है जब फीटस, जो हमारा भ्रूण है, वो 6-7 वीक का हुआ है, तो उसमें जो सेक्स हार्मोन्स के माध्यम से मेल फीमेल का डिस्टिंग्विशिंग जो फीचर है, ब्लूप्रिंट है, वो तैयार हो जाता है। दूसरा फीचर आता है जब पॉवर्टी का टाइम है, जब वयस्क बच्चा हो जाता है, तो उस समय में जो हार्मोनल सीक्रेशंस में डिफरेंस आ जाता है, पूरे ग्लैंड्स के में एक नए ढंग का परावर्तन हम लोग देखते हैं। उसके कारण फिजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस हमारे अंदर हम लोगों को पता चलते हैं जब बच्चा जो है बड़ा होने लगता है पॉवर्टी के समय में। और तीसरा स्टेज आती है जब मेनोपॉज होता है, स्पेशली लेडीज के केस में, और मनुष्यों के केस में वो 40 साल की उम्र के बाद में वो परिवर्तन आने लगता है। 50 साल में ब्रेन, थोड़ी मस्तिष्क भी कमजोर होने लगता है। तो ये डिजनरेटिंग प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती हैं 40 साल के बाद में, मेनोपॉज महिलाओं के केस में, और सामान्य मनुष्यों के केस में 40 साल के बाद फिजिकल डिजनरेशन चालू हो जाता है, और 50 साल के बाद मेंटल डिजनरेशन भी चालू हो जाता है, इस सामान्य प्रक्रिया में। हाँ, लेकिन जो साधक हैं, जो साधना करते हैं, वो इनको लंबे समय तक खींच सकते हैं ना। ये क्रिटिकल पीरियड्स ही केवल ऐसे नहीं है, लगातार हमारे शरीर में, हमारे शरीर संस्थान में हार्मोन्स के सीक्रेशंस के कम ज्यादा होना ये स्वाभाविक रूप से चलता है। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर लेते हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा आदि करने लगते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि आसन के माध्यम से, विशेष आसन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रेशराइजिंग एंड डीप्रेशराइजिंग इफेक्ट आता है ग्लैंड्स के ऊपर, या जो ट्विस्टिंग इफेक्ट आता है उससे भी ग्लैंड्स का सीक्रेशन प्रभावित होता है। तो विशेष प्रकार का आसन करने से हमारे शरीर संस्थान में
ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोनल सीक्रेशंस को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। विशेष विशेष प्रकार की बीमारी होने पर विशेष प्रकार के आसन का प्रयोजन है, और उन आसन के माध्यम से केवल यौगिक क्रियाओं के द्वारा रोग मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि आसन के माध्यम से ही, आसनों के अभ्यास के माध्यम से, आसन, मुद्रा, बंध, वेद और प्राणायाम के माध्यम से शरीर की जो संरचना है उसको हम लोग रोग मुक्त कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है ये है कि जब बच्चा, ये भ्रूण बच्चा पैदा हो गया, तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो जो छोटा बच्चा है जो पैदा हुआ है उसका अभी तक जो क्रूड माइंड और सटल माइंड था वो डॉर्मेंट था भ्रूण की स्टेज में। जब वो माँ के गर्भ में था तो माँ के गर्भ में माँ के प्लेक्साई से, माँ के चक्रों से ही उसका प्रतिपालन हो रहा था। माँ का ही लिम्फ से उसका लाइफ नरिश हो रहा था, और उसका जो क्रूड और जो उसके क्रूड और सटल माइंड्स हैं, जिसे हम लोग जड़ मन और सूक्ष्म मन कहते हैं, या जिसे हम लोग सामान्यतः कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो सब डॉर्मेंट स्टेज में थे। केवल कारण मन उसका एक्टिव था। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कारण मन की प्रक्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं, और क्रूड माइंड जो उसका जड़ मन है, जो दुनिया की, जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो दुनिया के संपर्क में आ जाता है। तो दुनिया के संपर्क में आने से उसका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है, और ये एक्टिविटी उसके शरीर को एक नई दिशा देने लगती है। तो बच्चा जब आता है तो उसका मन जो है कौतूहल से भरा होता है, जिज्ञासा से भरा होता है। वो दुनिया को देखता है, जिस चीज को देखता है आश्चर्य से देखता है। ये जो कौतूहल है वही उसे दुनिया का, इस जड़ जगत का ज्ञान देने की योग्यता पैदा करता है। यही उसके अंदर ललक, यही जिज्ञासा पैदा हो जाती है। वो जानना चाहता है दुनिया की प्रत्येक चीज को जिसके वो संपर्क में आता है। तो जैसे जैसे बच्चा 3 साल के और 5 साल का हुआ तो वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द में, पैदा होने से लेके इर्द गिर्द में उसके सबसे नजदीक में उसकी माँ है, उसके परिचित लोग हैं, परिवार के ही लोग हैं, और उन्हीं के माध्यम से उसका जीवन चलता है। जो छोटा बच्चा होता है अधिकतर सोता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका क्रूड और सटल माइंड जागृत नहीं हुआ है, अभी जस्ट आया है, और उसका कॉजल माइंड जो उसका कारण मन है वो प्रभाव डालता है, और वो उसके कारण बच्चा अधिकतर सोता रहता है। और उसी कारण मन की कारण ही पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप ही उसके चेहरे पर मुस्कान आती है, उसका रोना होता है, वो गिगलिंग जो करता है, वो सब जो है उसके पूर्व जन्म के संस्कार के अनुरूप होता है। अच्छा, अब जब बच्चा 3 और 5 साल का हो गया तो अभी तक क्या हुआ है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 3 और 5 साल के होते होते पूरा उसका ब्रेन तो डेवलप हो ही गया है, प्लेक्साई भी डेवलप हो गए हैं, प्लेक्साई, लेकिन मैच्योरिटी नहीं हुई है। ब्रेन डेवलप हो गया है, ब्रेन के नर्व सेल्स डेवलप हो गए हैं, अब कोई नया नर्व सेल नहीं बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया के वो संपर्क में आता है तो उसके नर्व्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स कॉन्टैक्ट, इंटरकनेक्टिविटी के कारण वो ग्रो करते हैं। तो नए नए न्यूरोट्रांसमीटर्स, नए नए नर्व्स का जो इंटरकनेक्टिविटी है वो डेवलप करता है जैसे जैसे दुनिया का ज्ञान उसका बढ़ता है। तो हम लोगों ने देखा कि मतलब जीवन जो है 3 और 5 साल के आते आते भी उसका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे अब जो है जागृत हो गया है, एक्टिविटी में आ गया है, और ये एक्टिविटी उसे क्या कर रही है, ये एक्टिविटी उसे आगे बढ़ा रही है, आगे ले जा रही है। ये एक्टिविटी उसे कहाँ ले जा रही है कि इस एक्टिविटी के माध्यम से हम देखते हैं कि जैसे जैसे ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे ग्रंथियों का विकास हुआ, जैसे जैसे प्लेक्साई का उसका डेवलपमेंट हुआ, तो उसके अंदर, उस छोटे से बच्चे के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि
एक हल्का सा, जब वो बच्चा अब बड़ा होने लगा, हम लोग देखते हैं छोटा बच्चा है, उसको लज्जा नहीं लगती है, वो नंगा ही घूम सकता है, उसको शर्म नहीं है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो शर्म और लज्जा की भावना उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि सेक्स ग्लैंड के माध्यम से प्रोस्टेटिक जो ग्लैंड है हमारी, वो एक्टिव होने से उसके बच्चे के अंदर ये लज्जा और शर्म की भावना आ जाती है। अगर प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो है ठीक से सीक्रेशन करती नहीं है, अधिक सीक्रेट करती है, तो बच्चा जो है उसके अंदर मेलंकोलिया डेवलप कर जाता है, हेलुसिनेशन की भावना, हेलुसिनेशन, और कम होने पर फियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है और हेलुसिनेशंस होते हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अब बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, तो उसके अंदर और नर्व सेल्स डेवलप करने लगते हैं, इंटरकनेक्शंस बढ़ जाते हैं। इसलिए एडोलेसेंस में आते आते क्या देखते हैं हम कि सबसे ज्यादा पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड की एक्टिविटी के प्रभाव से उसके अंदर जो प्लेक्साई का मैच्योरिंग हो रहा है और सेक्स ग्लैंड्स का डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है, और सेक्स ग्लैंड के डेवलपमेंट के साथ साथ ही बच्चे में रैशनैलिटी का भी डेवलपमेंट होता है। सेक्स ग्लैंड के डेवलपमेंट के साथ साथ ही बच्चे के अंदर क्रोध, लोभ आदि का विकास होता है। फिर प्रेम, मित्रता का विकास होने लगता है, तो बच्चे के अंदर प्यार की भावना बढ़ जाती है, और वो प्यार अपने परिवार के प्रति भी हो सकता है, अपने मित्रों, अपने डायरेक्ट कांटेक्ट में जो लोग हैं, माँ है, पिता है, भाई बंधु हैं, जो उसके अपने भाई बंधु हैं, या उसके कजिन्स हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सबके प्रति उसके मन में एक किस्म का एसोसिएशन, प्रेम का एसोसिएशन हो जाता है जब वो बड़ा हो गया है। और अब क्या है कि ये जो उम्र है, एडोलेसेंस की जो उम्र है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उम्र है, क्योंकि एडोलेसेंस की इस उम्र में ही परिवेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवेश का प्रभाव पड़ता है, कौन उसके मित्र हैं, कैसे मित्र हैं, उन मित्रों के माध्यम से वो क्या सीखता है। तो ये जो परिवेश का प्रभाव है वो बहुत ही गहन हो जाता है, क्योंकि इसका क्रूड और सटल माइंड जो है एक्टिव हो गया है। तो जो अपने मित्रों के माध्यम से वो सीखता है अच्छी बुरी बातें, जो वो बात परिवेश माने अपने जो फिल्म वो देखता है, जो टीवी में जो देखता है, जो पुस्तक वो पढ़ लेता है, उस सब का प्रभाव उसके मन पर होने लगता है, और वो प्रभाव अब उसकी पर्सनैलिटी को नए ढंग से बनाता है। और इसी कारण से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे का परिवेश, माता पिता सात्विक परिवेश निर्धारित करें, जिस सात्विक परिवेश को हम लोग सत्संग कहते हैं। मतलब बच्चा अगर बचपन से ही, कम उम्र से ही आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर जाता है, हम लोगों के शास्त्र ज्ञान के अनुरूप, आनंद मार्ग की जो आध्यात्मिक साधना का जो विचार है उसके अनुरूप 5 साल की उम्र से ही बच्चे को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करा देना चाहिए। 5 साल की उम्र से ही बच्चा ध्यान करने लगता है। वो चाहे कम देर बैठता हो, क्योंकि उसका मन बहुत चंचल है, उसका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बहुत चंचल है, तो वो कम देर में भी बहुत अधिक काम कर लेता है, क्योंकि उसकी रिसेप्टिविटी जो है एडल्ट लोगों के तुलना में बहुत अधिक होती है। तो उसकी रिसेप्टिविटी अधिक होने के कारण वो कम समय में अधिक अच्छा काम कर लेता है, अधिक बातें सीख लेता है, अधिक बातें समझ लेता है। इसलिए थोड़ी देर में ही उसका ध्यान एडल्ट आदमी के ध्यान की अपेक्षा अधिक लाभप्रद हो जाता है, उसके मन को और अधिक केंद्रीभूत करने में सहायता करता है, उसका मन शांत होने लगता है। इसलिए 5 साल की उम्र से ही साधना मार्ग में इनिशिएशन, दीक्षा मिल जानी चाहिए। और 5 साल के बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे प्री स्कूल का बच्चा है, वो 3 और 5 साल की उम्र का बच्चा है, तो 3 और 5 साल की उम्र में जो उसके शरीर संरचना में परिवर्तन हो रहे हैं, वो समय ऐसा है जब बच्चे को खूब सुंदर सुंदर मीठी बातें दिखाई जानी चाहिए। माता पिता का जो प्रेम है,
उसी समय में प्रकट होता है, उसको प्रभावित करता है। मित्रों का प्रेम, अपने बंधुओं का प्रेम उसको प्रभावित करता है, और उसका विकास की जो राह है वो तेज हो जाती है। अगर उसने बचपन में ही 5 साल की उम्र में ही सही ढंग से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त कर ली, तो उसकी जो ये जो प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट है उसके जीवन में एक रेवोल्यूशनरी परिवर्तन ला देती है। आगे चलकर जब एडोलसेंट उम्र में वो आता है, 15 साल की उम्र में, 13-15 साल की उम्र में जब वो आ जाता है, तो उसे आध्यात्मिक जीवन की जो साधना मार्ग का जो निर्देश है वो पूर्ण निर्देश प्राप्त हो जाना चाहिए। तो अगर इस प्रकार बच्चे को 12 वर्ष के बाद उस एडोलेसेंट एज में ही आध्यात्मिक साधना का परिवेश मिल गया, तो वो बच्चा जो है एक अलग ढंग से विकसित होता है। उसका चरित्र, उसका जीवन एक कल्याण धर्मी भावना से भर जाता है। वो किसी प्रकार के दुष्प्रभाव से अब संचालित नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य से अगर किसी कारण से परिवेश के प्रभाव में बच्चे के ऊपर कोई दुर्भावनाएं आ जाती हैं, कोई गलत ट्रेनिंग आ जाती है, वही समय होता है जब उसका सेक्स ग्लैंड डेवलप हो रहा है। नाउ सेक्स ग्लैंड जो है केवल सेक्स की ओर प्रचालित करता हूं ऐसी बात नहीं है। उसी सेक्स ग्लैंड के कारण ही मनुष्य के अंदर क्रिएटिविटी पैदा होती है। उसी सेक्स ग्लैंड के कारण मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना पैदा होती है। तो एक ही किस्म की बात, वही काम वासना जब वो सेक्स के ग्लैंड से रिलेटेड होती है, तब वो सेक्स ग्लैंड का जो निर्देश है वो उस बच्चे के अंदर सात्विक परिवेश में, एक सत्संगिक परिवेश में, अच्छे परिवेश में उसे क्रिएटिव बना देता है और उसके जीवन को एक नई धारा में धर देता है। वो बच्चा अधिक शांत हो जाता है, उसके अंदर अधिक प्रेम, उसका जो प्रेम है अब यूनिवर्सल प्रेम हो जाने लगता है, वो सबको पसंद करता है। छोटा बच्चा जब जन्म लेकर आता है 3-5 साल की उम्र में, और जैसे जैसे बड़ा होता है तो इस धरती से उसे प्यार होता है। ये धरती से प्यार होना, जिस धरती पर उसका जन्म हुआ है उसे स्वाभाविक रूप से प्रेम होता है। और ये सब प्रेम जो है उसके सेक्स ग्लैंड के डेवलपमेंट से ही हो रहा है। अब क्या है, जैसे जैसे वो बच्चा 5 साल का है, तो 5 साल के बच्चे के अंदर अब उसकी एड्रिनल ग्लैंड भी एक्टिव हो गई है। शरीर में हमारे 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, जैसे 2 किडनियां हैं और उनके अपर पोल पर ही वो 2 एड्रिनल ग्लैंड रहती हैं। वो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उसमें 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक है कॉर्टेक्स और एक है मेडुला। ये जो कॉर्टेक्स और मेडुला हार्मोन है, कॉर्टेक्स हार्मोन जो है स्टेरॉयडल हार्मोन है, और मेडुला हार्मोन जो है वो उसके शरीर की और दूसरे अंगों को प्रभावित करने वाला है। तो ये सब जो एड्रिनल का प्रभाव होता है, उसके कारण एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो हार्मोन सीक्रेट होता है, उससे उसकी वाइटैलिटी बढ़ती है। स्ट्रेस को ओवरकम करने की उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि ये 3-5 साल में के एज में ही उसका एड्रेनल जो ग्रंथि है, एड्रेनल ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं, और ये एड्रेनल ग्रंथि ही ऊपर उसके हाइपोथैलेमस के प्रभाव से उसके सेक्स ग्लैंड को डेवलप करती है। तो शरीर संस्थान जो है वो आगे बढ़ता जाता है। अब हमने देखा कि एडोलेसेंस की जो उम्र है उसमें जो प्रेम और दूसरी अच्छी भावनाएं आई हैं, क्रोध भी आया है और लोभ भी आया है, ईर्ष्या भी आई है, तृष्णा भी आई है, लेकिन साथ साथ उसके हृदय में प्रेम की भावना भी जागृत हुई है। और जैसे जैसे बच्चा अब एडोलेसेंट की उम्र में आया है, बड़ा हुआ है, तब देखते हैं कि जो हृदय ग्रंथि है उसकी वो प्रभावशाली हो जाती है। जो हृदय ग्रंथि है उसमें थाइमस नाम का ग्रंथि है जो सबसे प्रभावित करती है। लेकिन थाइमस की विशेषता ये है कि ये थाइमस
हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने वाली है। थाइमस के कारण ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी आती है। लेकिन कहा जाता है कि थाइमस ग्लैंड जो है बच्चे के जन्म के साथ ही उसका काम पूरा हो जाता है, मतलब वो हमारे शरीर के सभी सेल्स को इम्यूनिटी से स्टैम्प कर देती है। हम देखते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे के जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, लिम्फॉइड सिस्टम है, वो उतना डेवलप नहीं हुआ है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है क्योंकि उसने खाना पीना चालू कर दिया है और तो उसका जो अपना लिम्फ बनने लगा है। लेकिन चूंकि लिम्फॉइड सिस्टम पूरा डेवलप नहीं हुआ है, लिम्फॉइड सिस्टम हमारे हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। दो चीजें हृदय के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारा थाइमस ग्लैंड और लिम्फॉइड सिस्टम, ये हृदय से जुड़ा हुआ है और यही हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। इसलिए बच्चे का शरीर जो है, छोटे बच्चे का शरीर जिसका लिम्फेटिक सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक से मैच्योर नहीं हुआ है, वो उसकी इम्यूनिटी भी कम होती है, इसलिए उसको इन्फेक्शंस भी अधिक होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि छोटा बच्चा वैक्सीनेशन के द्वारा हम उसके इन्फेक्शंस को कम करते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका लिम्फेटिक सिस्टम डेवलप हो जाता है, उसका मैच्योर हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। बड़ा हो जाने पर जब वो एडोलेसेंस की उम्र को पार करके अब जो है आगे बढ़ गया है 20-21 साल की उम्र तक, उसके सारे जो प्लेक्सेस हैं, सारी ग्लैंड्स हैं, वो मैच्योर हो जाती हैं, उसका लिम्फेटिक सिस्टम पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन के अंदर उसका प्रवेश अगर हो गया है तो दुनियावी काम करते हुए, दुनिया के साथ संपर्क बनाते हुए भी उसका जीवन जो है एक नई धारा में शांत प्रकृति के साथ, आनंद के साथ आगे बढ़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे कि हम लोगों को समझना है। यदि हमें अपने जीवन को इस संबंध में ठीक से संचालित करना है तो हमें अपने जीवन को अपने बच्चों को बचपन से ही आध्यात्मिक प्रेरणा की ओर ले चलना होगा। और आध्यात्मिक प्रेरणा उसे मिलती है जब छोटा बच्चा बचपन से ही 5 साल की उम्र से ही ध्यान करने लगता है। जब वो ध्यान साधना, योग साधना करने लगता है तो बच्चे का जो मानसिक विकास है, उसके चक्रों का जो विकास है, उसके ग्लैंडुलर सिस्टम का जो विकास है, वो सही दिशा में होने लगता है। वो हार्मोनल सीक्रेशन जो है ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, उसके कारण उसकी सद्वृत्तियां जो हैं वो प्रभावशाली हो जाती हैं और जो निम्न वृत्तियां हैं वो दबी रहती हैं, वो उसके रास्ते को, उसके जीवन को गलत दिशा में नहीं ले जा सकती हैं। बच्चा एक सॉलिड फाउंडेशन पर स्थापित हो जाता है। ये आध्यात्मिकता, ये जो ध्यान की जो विधियां जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि 5 वर्ष की उम्र में पहले ही उसको ध्यान साधना सिखा दी जानी चाहिए, जो उसके अनुरूप है, उसकी उम्र के अनुरूप है, उस प्रकार की ध्यान साधना उसको बचपन से सिखाई जानी चाहिए। इसीलिए पुराने जमाने से कहा जाता था कि कौमारे आचरेत प्राज्ञ, बचपन से ही 5 साल की उम्र से ही बच्चे को धर्म का ज्ञान हो जाना चाहिए। धर्म माने मजहब और सेक्ट का ज्ञान नहीं, धर्म माने मनुष्य का उस अनंत चेतना के साथ एक अंतरंग संबंध है। वही हमारे साक्षी सत्ता हैं, उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व है और हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। ये मूल जानकारी अत्यंत सामान्य तरीके से बच्चे के समझ में आने लगती है। जब वो अंतर ध्यान करता है तो उसका हृदय आनंद से भरने लगता है, उसका मन शांत हो जाता है। तो कौमारे आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानि, भागवत धर्म का अनुशीलन कौमारे से 5 वर्ष की उम्र से ही किया जाना चाहिए। जब 5 वर्ष की उम्र से किया जाएगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो हार्मोनल सीक्रेशंस का प्रभाव है, ये जो हार्मोन्स हमारे मन प्राण को सबको प्रभावित कर रहे हैं, हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। हमारा सारा व्यवहार जो है उन्हीं हार्मोन्स के सीक्रेशन पर डिपेंडेंट है और जिस प्रकार की हमारी मनोवृत्तियां हैं उसी प्रकार का हमारा व्यवहार होने लगता है। अगर हमारे मन के अंदर तमोगुनी भावना
भर जाती है तो हमारा, अगर हमारे परिवेश के कारण या हमारे संस्कार के कारण, और हमने उसे सात्विकता के परिवेश से जड़ित कर जोड़कर युक्त करके यदि हमने उसकी जो निम्न वृत्तियां हैं उसके प्रभाव को रेगुलेट नहीं किया है, तो हम लोग पाएंगे कि उसके अंदर दुर्गुण, जैसे क्वेरलसमनेस, बच्चा लड़ाकू हो जाता है, अहंकार उसके अंदर डेवलप हो जाता है, एग्रेंडाइजमेंट, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट उसके अंदर बढ़ने लगता है, बच्चे के अंदर क्रोध बढ़ जाता है, बच्चे के अंदर क्रूरता की भावना बढ़ जाती है, और बच्चे के अंदर कपटता बढ़ जाती है, बच्चे के अंदर अननेसेसरी आर्गुमेंटेटिवनेस बढ़ जाती है। और उसके विपरीत यदि उसका हार्मोनल सीक्रेशन बैलेंस्ड होता है तो बच्चे के अंदर रैशनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। अब ये बच्चा ओबीडियंट हो जाता है, ड्यूटीफुल हो जाता है, उसके अंदर वो सारी निगेटिविटी जो है वो एक पॉजिटिविटी में बदल जाती है। वो बच्चा जो है रीजनिंग समझने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जब वो बच्चा और बड़ा हो गया, अब बच्चा 21-20 साल का हो गया है, तो उसकी मानसिकता में वो रूपांतर जो है, एक रेवोल्यूशनरी परिवर्तन हम लोग देखते हैं। वो रेवोल्यूशनरी परिवर्तन के कारण जिसके हृदय में दुनिया के सभी लोगों के साथ प्रेम बढ़ जाता है, जो एक यूनिवर्सल प्रेम की भावना उसके अंदर अगर जागृत हो जाती है, तो वो हो सकता है कि अपने पूर्व जन्म के संस्कार के अनुरूप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर जाए पूर्ण रूप से और जन सेवा में समर्पित हो जाए। ये जनसेवा उन राजनीतिक नेताओं की तरह की जनसेवा नहीं है, ये सेल्फलेस जनसेवा है। उसके अंदर कोई सेल्फिश भावना नहीं है, और ये सेल्फलेस जनसेवा से ही वो अपने जीवन को भी धन्य करता है। तो साधना, सेवा और त्याग के माध्यम से उसका जीवन आगे बढ़ने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे यदि राइट समय पर, सही समय पर, जब बच्चा 5 साल का है और जब बच्चा एडोलसेंट हो रहा है, उसके प्रारंभिक समय से ही अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश बच्चे को हम करा देते हैं, माँ बाप का ये दायित्व है कि वो ऐसा करें। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो बच्चा एक अभिनव रूप में हमारे समक्ष समाज में आता है, समाज का एक एसेट के रूप में वो हमारे सामने आता है। वो अपना जीवन तो धन्य करता ही है, बल्कि समाज में उसकी उपस्थिति सबको प्रोत्साहित और प्रेरित करती है। तो हमें आवश्यकता है कि हमारी जो निम्न वृत्तियां हैं और जो उच्च वृत्तियां हैं, विशेष रूप से हमने कहा कि किस प्रकार हमारा जो सोलर प्लेक्सस है, हमारा जो हृदय चक्र है, या जिसे हम लोग अनाहत चक्र कहते हैं, उसके अंदर जो शुभ वृत्तियां हैं, आशा, चिंता, चेष्टा, ममता और विवेक आदि की जो वृत्तियां हैं, अनुताप आदि की जो वृत्तियां हैं, उनको हम बढ़ा देते हैं। जब वो बच्चा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करके सत्संग के माध्यम से अच्छे परिवेश को पाकर, अच्छी शिक्षा पाकर जब वो आगे बढ़ता है, दुर्भाग्य से हम लोगों का जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, वो इस दृष्टि से हमें सच्चा इंसान बनने की प्रेरणा नहीं दे रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पूरी दुनिया में जो आज वर्तमान शिक्षा पद्धति संचालित है, वो मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कराती है, सच्चे ज्ञान की ओर उसका प्रवेश नहीं हो पाता है। वो उसे केवल एक जड़वादी, भोगवादी प्रवृत्ति में ही लीन करना चाहती है। बच्चा जो है अपनी निम्न वृत्तियों की हुई आकर्षित हो जाता है। उसकी जो अच्छाई है, जो कि ऊर्ध्व वृत्तियों में है, जैसी हम लोग देखते हैं अनाहत के अंदर है, जो अनाहत चक्र में है, जो विशुद्ध चक्र में है, और जो आगे चलकर हमारे आज्ञा चक्र में है। तो इन जो 3 चक्रों की जो शुभ प्रवृत्तियां हैं, उनका प्रभाव उतना विकसित नहीं हो पाता है। कुछ लोगों का संस्कार के प्रभाव के कारण इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी इस प्रकार का अभिप्रकाश हम लोग देखते हैं, लेकिन सामान्य आदमी के जीवन में जो प्रभाव हमें दिखाई देना चाहिए, दुर्भाग्य से वो प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता है। और यही कारण है
कि हम लोग देखते हैं कि इंसान जो है वो अपने आप में समान होने पर भी, ह्यूमन बीइंग्स आर सिमिलर बट दे हैव ए डिफरेंट पर्सनैलिटी। और ये पर्सनैलिटी जो है वो क्या है, इट इज, वो हमारे केमिस्ट्री, हमारी बॉडी केमिस्ट्री से रिफ्लेक्ट होती है। Our personalities are different because of difference in our body chemistry. तो ये जो बॉडी केमिस्ट्री की यूनिक नेचर है हर आदमी की अपनी, इसी के कारण हम लोग अलग अलग इंसान के व्यवहार को पाते हैं, अलग अलग इंसान की व्यवहारों में अभिव्यक्तियां पाते हैं। आवश्यकता तो ये है कि हमें अपनी इंडिविजुअल केमिस्ट्री को अधिक से अधिक शुभ मार्ग पर संचालित करने की चेष्टा करनी चाहिए, और उसका विज्ञान हमारी शिक्षा प्रणाली में आवश्यक रूप से आना चाहिए। उसका सबसे आवश्यक रूप जो है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली में केंद्र रूप में आना चाहिए, शिक्षा प्रणाली का जो केंद्रीभूत विषय होना चाहिए, वो है योग साधना। यदि बच्चा बचपन से ही यम नियम और योग साधना का अनुशीलन करने लगता है, यम नियम का अर्थ हुआ सही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। उसी प्रकार शौच, संतोष, स्वाध्याय, तपह और ईश्वर प्रणिधान, ये जो 10 कमांडमेंट्स हैं यम और नियम के, अगर बचपन से ही बच्चा सही तरीके से सीख जाता है और आध्यात्मिक अनुशीलन साधना मार्ग में उसको मिल जाता है, मतलब ध्यान योग की उसको दीक्षा मिल जाती है, तो बच्चा, उसकी इंडिविजुअलिटी आइडियल इंडिविजुअलिटी बन जाती है, जो केवल अपना ही नहीं समाज के सभी लोगों को तथा अनिवार्य रूप से प्रभावित करती है। उसके शरीर के में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो पॉजिटिव स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, और उन्हीं पॉजिटिव स्ट्रक्चरल चेंजेस से उसका जीवन धन्य धन्य होने लगता है और समाज भी उसको पाकर धन्य हो जाता है। हमें इस प्रकार के मनुष्यों को समाज में बढ़ाना होगा, हमें इस प्रकार के बच्चे चाहिए, इस प्रकार के सामाजिक प्राणी चाहिए, इस प्रकार के सिटीजन चाहिए जिनका जीवन सेल्फलेस सेवा और त्याग से प्रेरित हो। इस प्रकार के मनुष्य जो सद्विप्र कहलाते हैं, हमें अधिक से अधिक पैदा करना होगा। वो कैसे पैदा होंगे? वो पैदा होंगे नई शिक्षा नीति के माध्यम से। वो शिक्षा नीति होगी नव्य मानवतावाद पर आश्रित शिक्षा नीति। ये नव्य मानवतावादी जो शिक्षा नीति है वही हमारे चरित्र निर्माण, हमारे व्यवहार के निर्माण में सबसे अधिक योगदान कर सकती है। ये जो नव्य मानवतावादी शिक्षा प्रणाली है, ये नव्य मानवतावादी शिक्षा प्रणाली किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं प्रोत्साहित करती है। ये नव्य मानवतावादी शिक्षा प्रणाली मनुष्य को मनुष्य के रूप में परिचय देती है। यहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, यहाँ वो मनुष्य है, और इस धरती के ही नहीं विश्व ब्रह्मांड के सभी मनुष्यों के साथ उसका योग है। वो अपने आप को एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में देखता है। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली जो मनुष्य को सभी प्रकार की शंकाओं, संकोचों और सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त कर देती है, उसे ही नव्य मानवतावादी शिक्षा प्रणाली कहते हैं। उसके लिए सभी भाषाएं अपनी हैं, सभी लोग अपने हैं, रंग भेद, काला, गोरा, पीला, किसी का भेद वो स्वीकार नहीं करता है। किसी प्रकार सभी भाषाओं से वो समान रूप से प्यार करता है, सभी देश के लोगों से वो समान रूप से प्यार करता है। ये जो भेदभाव की मानसिकता है, ऊंच नीच की जो मानसिकता है, इसका परित्याग कर देता है। जब वो सच्चे आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है, जब वो योग साधना करता है, अनंत चैतन्य को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो उसके जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव रह ही नहीं सकता है। तो हमें अपने व्यवहार को, अपने बच्चों के व्यवहार को, अपने व्यवहार को और अपने बच्चों के व्यवहार को इसी प्रकार यम नियम से प्रेरित करना होगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तपह, ईश्वर प्रणिधान, इस प्रकार की जो 10 कमांडमेंट्स हैं, 10 निर्देश हैं, उनको हमें अपने जीवन में प्रयोग में लाना होगा, यम नियम में प्रतिष्ठित होना होगा, कोशिश करना होगा,
और योग साधना के मार्ग पर चलना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे अधिक यदि प्रभावशाली कोई चीज है तो वो है हमारा परिवेश संवर्धन। वो परिवेश संवर्धन होता है सत्संग के माध्यम से, क्योंकि सत्संग हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को उदार बनाना है, उदात्त बनाना है। अभी हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई हमारे मित्र हैं, ये कोई बंधु हैं, सामान्य मनुष्य की साइकोलॉजी के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, उसके व्यवहार के संबंध में, यदि वो आगे बढ़ जाता है तो हमारे हृदय में उसको लेकर ईर्ष्या हो जाती है कि वो आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ पाया। तो यदि इस कुंठा को, इस कमजोरी को हमें अपने मन से दूर करना है तो मैत्री का भाव बढ़ाना होगा, हृदय में मैत्री का भाव रखना होगा सब। फिर यदि हम देखते हैं कि कोई दयनीय स्थिति में चला गया है, हार गया है, कमजोर हो गया है, बीमार हो गया है या असफल हो गया है, तो उसके प्रति हमारे मन में घृणा की भावना, नीचता की भावना पैदा हो जाती है। तो हमारे मन में पैदा होना चाहिए करुणा उसके प्रति। हमें सीखना होगा कि ऐसी स्थिति में हमारे हृदय में करुणा पैदा होनी चाहिए। फिर यदि हम देखते हैं कि कोई बहुत अधिक खुशी का, कोई खुश परिवार है, कोई व्यक्ति विशेष खुश है, खूब आनंद से वो जीवन यापन कर रहे हैं, तो सामान्य रूप से जब हम इस प्रकार के लोगों को देखते हैं तो हमारे हृदय में, सामान्य रूप मनुष्यों के हृदय में एक कमजोरी की भावना पैदा होती है उसके प्रति। तो हमें भी मुदित होना सीखना होगा, आनंदित होना सीखना होगा। जिस प्रकार वो आदमी, व्यक्ति विशेष या परिवार आनंदित है, हम भी आनंदित हों, उसके आनंद से भी आनंदित हों, उसको भी और आनंद बढ़ाने में मदद करें। और यदि कहीं पर हम कोई नीचता देखते हैं तो हमें उस नीचता के संबंध में विचार ना करके उस नीचता को रोकने के लिए जो आवश्यक है वैसा करना होगा। और वैसा करना होगा क्षत्रिय मानसिकता के साथ, कमजोरी के साथ नहीं, साहस के साथ हमें डटकर किसी नीच प्रवृत्ति के मनुष्य के द्वारा किए गए काम को रोकना होगा। और अपने मन को अप्रभावित रखने के लिए अपने मन को निरपेक्ष बनाना होगा। अपने मन में सद्भावना ही रखनी होगी, क्योंकि हमारी भावना ही हमारे मन, प्राण और शरीर को शुभ मार्ग पर ले जाती है। हमारी शुभ भावना ही हमें मजबूत बनाती है, ताकतवर बनाती है। हमारी अशुभ भावना हमें निम्न जीव बनाएगी। इसलिए आवश्यक है कि हम लोग शुभ भावना के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को, अपने हार्मोनल सीक्रेशंस को बैलेंस करें, अपने व्यवहार को साधु का व्यवहार बनाएं, अपने व्यवहार में ईमानदारी लाएं और अपने जीवन के साथ साथ जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। सबसे ज्यादा प्रेरणा मनुष्य वो देते हैं जिनका अपना जीवन शुभ होता है। तो बगैर कहे ही हम अब अन्य लोगों को प्रेरित कर देते हैं। तो हम लोग इस दुनिया में थोड़े से समय के लिए आते हैं और इस थोड़े से समय में हमें अपने जीवन को सही मार्ग पर संचालित करना है और उसी के माध्यम से हम अपने हार्मोनल सीक्रेशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारा व्यवहार भी तदनुकूल ही हो जाता है और हमारे शरीर रचना में भी हम निरोग हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं, निम्न भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं, शुभ भावनाओं से संयुक्त हो जाते हैं। इसी के लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं कि हम लोग अपने मन को अब अनंत चैतन्य की ओर ले जाएं। सत्संग का अभ्यास करते हुए, सत्संग का पालन करते हुए अपने जीवन में यम नियम को प्रवेश लाएं, उसका अनुशीलन करें, योग मार्ग पर चलें, योग साधना करें। बचपन से ही योग साधना करने का अभ्यास खुद भी करें और अपने बच्चों को भी इस शुभ मार्ग पर लाएं। नमस्कार।